नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की करारी हार के बाद से विपक्षी दल हार को पचा नहीं पा रहे हैं और चुनाव आयोग समेत ईवीएम पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए थे, जहां पर इंडी अलायंस को जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दल झारखंड में ईवीएम को सही मान रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी मिली हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम का राग अलापा था, लेकिन उसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव हुए थे और इंडी गठबंधन को वहां जीत मिली थी। कांग्रेस और उसके सहयोगी वहां पर ईवीएम को सही ठहरा रहे थे, लेकिन ईवीएम के मुद्दे पर अब कांग्रेस नेताओं में भी दो राय दिखाई पड़ने लगी है। इस पूरे मुद्दे पर क्या है पूरी सियासत, इस विषय पे आज हम करेंगे विस्तार से चर्चा। और क्या आज की रही सियासत और अभी तक किस प्रकार से कांग्रेस लगातार इस मुद्दे पर दोहरी बात करती रही है, इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे खास मेहमानों के साथ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग और ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का काम कर रही है। 23 नवंबर को जब पूरे नतीजे आए भी नहीं थे, उस वक्त से ही कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने हार को स्वीकार करने की बजाय ईवीएम पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे, जो अब भी जारी है। हमारे सामने जो ये आया है, नतीजे आए हैं जो कि हमें मंजूर नहीं है। हम खुली तौर पर कह रहे हैं कि ये सब ईवीएम का गेम है। कांग्रेस के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेताओं को 3 दिसंबर को बुलाया है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने वोटिंग के दिन देर शाम वोटिंग प्रतिशत बढ़ने पर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि पहले से तयशुदा सभी नियमों का पालन किया गया है। इस बीच शरद पवार ने भी ईवीएम पर सवाल खड़े किए, लेकिन ये भी स्वीकार किया कि उनके पास इसको लेकर कोई सबूत नहीं है। इस बीच हरियाणा और महाराष्ट्र में करारी हार के बाद हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भी कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के नेताओं का एक बड़ा धड़ा ईवीएम पर दोष देने के सिद्धांत से सहमत नहीं है, क्योंकि पार्टी अभी तक कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से जनता के बीच पार्टी की साख कमजोर हो रही है। इस बीच पी चिदम्बरम जैसे कई बड़े कांग्रेसी नेताओं ने भी माना है कि ईवीएम सही है, जबकि बैलेट पेपर से चुनाव की निष्पक्षता सवालों के घेरे में है। I have had no bad experience with EVM. I can only speak of my experience because I'm confined to a constituency on polling day and counting day. So I can't speak for 542 other constituencies. Now, should we go back to the ballot boxes? I have had bad experience with ballot boxes. कांग्रेस द्वारा ईवीएम पर सवाल खड़े करने के मुद्दे पर भाजपा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और कहा है कि कांग्रेस को सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। जहाँ उनको जीतते हैं चुनाव तब तो ईवीएम ठीक है, और जब हारते हैं तो ईवीएम खराब है। चुनाव आयोग ने इनको चैलेंज करके कहा था कि इनको कैसे खराब किया जा सकता है, उसको आकर के आप हमें बताओ। इनको तो राजनीति करनी है। अब तो मामला जब सुप्रीम कोर्ट से भी सेटल हो गया, तो अभी ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक नहीं है, तो भाई आप झारखंड में कैसे जीते? अभी महाराष्ट्र के साथ ही चुनाव था, और आपकी प्रियंका जी कैसे जीती? 90 बार कांग्रेस हार चुकी है जी। तो कांग्रेस ही जो है अपनी हार का ठीकरा अपने राष्ट्रीय नेताओं के ऊपर फोड़ना नहीं चाहते, और इसीलिए वो ईवीएम और चुनाव आयोग को दोषी समझते हैं जी। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से 2 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी है, तो 2 राज्यों में इंडी गठबंधन की सरकार बनी। लेकिन फिर भी कांग्रेस और उसके सहयोगी दल चुनाव आयोग और ईवीएम पर बेवजह की राजनीति कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कमोवेश हर चुनाव के बाद में ईवीएम की जो पूरी बहस है वो फिर से जिंदा हो जाती है, और इस वजह क्योंकि आप चुनाव हार गए। इस बार फिर से महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद में इस बहस को जिंदा किया है कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने। इस विषय पे बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में प्रदीप भंडारी, जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस नेता विजय कौशिक है हमारे साथ में, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय कौशिक जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र एक साथ चुनाव होते हैं। झारखंड में ईवीएम ठीक है, महाराष्ट्र में खराब है। चुनाव आयोग वही खराब हो जाता है, वही ईवीएम खराब हो जाती है। जीत में आपको स्वीकार है, हार में आपको स्वीकार नहीं है। ये तो दोहरी बात हो गई। और सीधा ये मामला हमने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के समय भी देखा, वहां पर भी यही स्थिति थी। आप लोग हरियाणा में ईवीएम पे दोष दे रहे थे, और जम्मू कश्मीर में आपका गठबंधन जीतता है तो उसके बारे में आप लोग कुछ बात नहीं करते। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो ईवीएम की शुरुआत इस देश में वो कांग्रेस पार्टी ने की थी,
और दुनिया के कितने ही मुल्क हैं जहां पर ईवीएम की शुरुआत की गई चुनाव को लेकर और हटा दिया गया ईवीएम को। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की इस देश में, तो हमें ये भी मालूम है कि इसके अंदर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है, क्या क्या नहीं गड़बड़ हो सकती, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो पी चिदम्बरम जैसे जो हमारे नेता ईवीएम के पक्ष में खड़े हैं, हमारी पार्टी का फर्ज है कि सबसे पहले उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दे, क्योंकि जो पार्टी की नीति के अनुरूप नहीं है उन नेताओं को कांग्रेस में रखकर कांग्रेस पार्टी का बंटाधार करवाना हमारी पार्टी को शोभा नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि पी चिदम्बरम साहब को कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए, आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो ईवीएम के पक्षधर है, भाई अगर मान लीजिए पूरी कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ है जी और पी चिदम्बरम पक्ष में है, और पी चिदम्बरम के साथ जितने भी नेता ईवीएम के पक्ष में, उनको बाहर जी। निकाल देना तो चाहिए। कल जो सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई, कौशिक जी, सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हुई है उसमें से भी बहुत से बड़े बड़े नेता थे कांग्रेस के, जो पॉलिसी तय करते हैं, वो भी इस बात के खिलाफ थे बड़ी संख्या में। वो कह रहे हैं कि साहब ईवीएम का जो बात है उसको लेकर पार्टी की साख खराब हो रही है, कोई साक्ष्य है नहीं, हम लगातार ईवीएम पे ठीकरा फोड़ते हैं। तो बहुत बड़ी संख्या में आपको नेताओं को निकालना पड़ेगा फिर तो। सुनिए, ये केवल हमारी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा नहीं, हम जैसे लोग भी कहते हैं पार्टी के अंदर जी कि भाई अगर हम ईवीएम का विरोध करते हैं तो हमें चुनाव प्रक्रिया का विरोध करते हुए कुछ चुनावों से का बहिष्कार कर देना चाहिए। भाई हम ईवीएम, जब हमने मान लिया कि ईवीएम में सेटिंग है भाजपा की, तो फिर हमारे चुनाव लड़ने का फायदा क्या है? फिर हम चुनाव का बहिष्कार क्यों नहीं कर सकते? अब अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो फिर हमें ईवीएम की बात नहीं करनी चाहिए, ये बात तो हम भी कहते हैं, बड़ी सीधी सी बात है। रही बात ये, हरियाणा कांग्रेस कमेटी द्वारा हाई कोर्ट में पक्ष रखा जा रहा है, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र को लेकर भी कोर्ट जा रहे हैं हम जी। हालांकि मुझे निजी तौर पर लगता है कि इन सब मामलों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, आपको इसलिए भी लगता है क्योंकि 40 बार ऐसे मुकदमे 40 बार ये मुकदमे सुप्रीम अदालत तक पहुंच चुके हैं। प्रदीप भंडारी जी आपको शामिल करना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस सीधे तौर पे कहती है कि बीजेपी की ईवीएम से चुनाव आयोग से मिली भगत है और आप लोग अपने तरीके से चुनाव जीत लेते हैं और छोटे राज्य कई बार उन्हें दे देते हैं, बड़े राज्य अपने पास रख लेते हैं। ये आरोप आपके ऊपर लगता है प्रदीप? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि MS गिल थे, जो अगर आपको याद होगा कि एक समय में देश के इलेक्शन कमिश्नर थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उनको MOS बनाया, मंत्री बनाया, राज्य और पार्लियामेंट तक भेजा। उनकी ईवीएम पे राय क्या है कि लोगों को ईवीएम में फेथ है, कुछ राजनीतिक दल जो है वो इस फेथ को नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो पार्टियां हारती हैं वो अपने हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ती है, परंतु आज देश के अंदर अगर पीसफुल चुनाव हो रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईवीएम और चुनाव प्रणाली की वजह से हो रहे हैं। उनके समय में 13 लाख मशीन, 75 करोड़ वोटर्स पर जीरो फ्लॉ, और ये इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, और साथ में उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इनको मंत्री तक बनाया। और अब पी चिदम्बरम भी कह रहे हैं, देखिए मैं आपको असली मकसद बताता हूं, ये राहुल गांधी के 88 चुनावी हार का ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ नहीं सकते, इसीलिए डाइवर्ट करने का हमेशा प्रयास करते हैं। 2014 से लेकर अभी तक 88 टाइम्स राहुल गांधी को रिलॉन्च कर चुके और नहीं रिलॉन्च कर पाए। जनता ने बोला नहीं, हम जनता विरोधी नेता को नहीं स्वीकारेंगे, तो बेचारे ईवीएम को ये कोस रहे हैं, क्योंकि ये लोगों की मंशा अपने परिवार को बचाने की है। आपकी मिली भगत नहीं है? हमारी क्या मिली भगत है? जब बैलेट से, एक चीज बताइए, जब ईवीएम आया था, जब उसका चुनाव कौन जीता था? भारतीय जनता पार्टी थोड़ी जीती थी। 2004 का लोकसभा का चुनाव ईवीएम से हुआ था, क्या भारतीय जनता पार्टी जीती थी? कैसी बातें कर रहे हैं ये लोग? ये लोग का असली मंशा ये है कि ये बूथ लूटना चाहते हैं। विजय कौशिक जी 1957 के अंदर जिस तरीके से बिहार में बूथ लूटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, ये लोग बूथ लूटना चाहते हैं, रिगिंग करना चाहते हैं, इसीलिए ये बैलेट पे जाना चाहते हैं। ठीक है, शुक्र है जी, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड एक साथ होते हैं चुनाव 2024 के लोकसभा के बाद में, हरियाणा जम्मू कश्मीर को हम एक साथ देखते हैं, और दोनों चुनावों के समय दोनों बड़े गठबंधनों को एक एक राज्य की सत्ता जनता सौंपती है। कैसे इस प्रकार से कहा जा सकता है कि साहब वहां पे ठीक था, यहां गलत था? ये तो देश की सबसे पुरानी राजनीतिक दल के द्वारा जो तथ्य सामने रखा जा रहा है वो तो अपने आप में दोहरे चरित्र को दिखाता है कांग्रेस के। तो ये किस प्रकार की राजनीति है? एक बार फिर से ईवीएम के जिनको बाहर निकालने की कोशिश दिखाई पड़ती खाली। शेखर जी? बिल्कुल नरेंद्र, ये तो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल है और कुछ नहीं है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी के अंदर भी आप देख रहे हैं कि एक प्रकार से क्या कर रही है हमारी नेतृत्व, क्या इस तरह स्टैंड क्यों ले रही है? ये मतलब ये लगता है कि बड़ा चाइल्डिश लग रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है, खड़गे जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को बहुत कठिन निर्णय लेना है, संगठन को ठीक करना है,
और राहुल जी भी कह रहे हैं, ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं, आप करिए, आप अध्यक्ष है, कार्रवाई कीजिए। और दूसरी बात, ये सामने जो आया है कि महाराष्ट्र में ठीक चुनाव से पहले अक्टूबर महीने ही सर्वे पार्टी ने करवाया। पार्टी की इंटरनल सर्वे में ये आया कि लोकसभा चुनाव के समय जो माहौल था, वो माहौल धीरे धीरे करके स्लाइड हो गया। जो पहले एमवीए के पक्ष में था, यानी अगाड़ी के पक्ष में, वो महायुति के पक्ष पे हो गया। और लाडली बहन योजना जैसा स्कीम लोगों के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी हो गया उसको जी, इसलिए माहौल बदल रहा है। ये पार्टी की पता था, लेकिन अब ऐसे स्टैंड लेकर मुझे लगता है इस कारण और कुछ नहीं है, ऊपर से ये फूका जा रहा है पार्टी पे कि यही स्टैंड लेना है हमें। लेकिन इससे देखिए दो बातें होगी। एक तो आप जितना आप इस पर क्वेश्चन करते जाओगे, उतना अपने क्रेडिबिलिटी पे सवाल आ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आप चुनाव का मैंडेट स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप वो पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे। देखिए पार्टी देखिए हार और जीत एक पार्टी के राजनीतिक सफर में एकदम नॉर्मल जर्नी है। बीजेपी भी कई हार पहले देख चुकी है। देखिए पार्टी जो करेक्शन करती है, देखिए बीजेपी में आजकल क्या खासियत है ये है, कोई चुनाव वो हार जाए, उसके बाद जिस तरह की पोस्टमार्टम होती है, जिस तरह की जो दिक्कतें हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने में पूरी पार्टी लग जाती है, ऊपर से नीचे तक। यानी ऊपर नेतृत्व लेकर कार्यकर्ता तक, बूथ लेवल तक देखते हैं कहां गलती हुई है। इसीलिए तो आपने देखा हरियाणा में भी चीजें रिवर्स हुई, और आपने राजस्थान में देखा कैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़। ठीक है, ये बड़ी समस्या सर कांग्रेस की है कि बड़े फैसले लेने में देरी और कहा जाए उसको टालने की कवायद दिखाई पड़ती रहती है। विजय कौशिक जी, समस्या यही है कि आखिर क्यों कांग्रेस में फैसले नहीं होते, उसके बाद में ईवीएम जैसी व्यवस्थाएं, या कहा जाए संवैधानिक व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करना, संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल खड़ा करना और जनता के जनादेश का अनादर करने जैसा है। ये सिर्फ ईवीएम पे सवाल खड़े करने से मतलब नहीं है, बात आप दोनों चीजें कर रहे हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना और जनादेश का अपमान करना। इससे तो कांग्रेस को बचने की जरूरत है ना। किसी सवाल को उठाने से देश की संवैधानिक संस्थाएं कभी कमजोर नहीं होती। मुद्दा पार्टी की नीतियों का है, पार्टी के नैरेटिव का है कि पार्टी किस रास्ते पर चलना चाहती है जी। हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, या तो ईवीएम के विरोध का या चुनाव प्रक्रिया का। तो अगर हमें इस चुनाव प्रक्रिया के हिसाब से चुनाव लड़ने हैं तो ईवीएम को स्वीकार करना पड़ेगा, और अगर हम विरोध करते हैं तो चुनाव प्रक्रिया का हमें बहिष्कार करना पड़ेगा। इस पर पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हरियाणा के अंदर नेता विपक्ष के पद का फैसला नहीं हो पा रहा, जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को अधिकांश विधायक चाहते हैं, तो एक निर्णय लेकर पार्टी को काम खत्म करना चाहिए। वहां पर बीजेपी हमारे ऊपर सवाल उठा रही है। इसी तरीके से चाहे ईवीएम का मुद्दा हो, चाहे हमारे राजनीतिक पदों का मुद्दा हो, चाहे संगठन खड़ा करने का मुद्दा हो, अगर पार्टी कदम उठाएगी ही नहीं, अगर एक निर्णय नहीं लेगी, तो इस तरह की चीजें सामने आएंगी, इस तरह के आरोप हम पर लगेंगे और उनका नुकसान हमें। ठीक है, लेकिन आप जो राय दे रहे हैं अपने आला कमान को समझाइए कि अगर या तो फिर चुनाव का बहिष्कार ही कर लें या फिर स्वीकार कर लें, क्योंकि आर पार तो फैसला करना पड़ेगा। प्रदीप जी, मैं आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना, ब्रेक के उस पार हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस छोटे से ब्रेक के बाद बहुत बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के ईवीएम राग की, क्योंकि महाराष्ट्र की हार के बाद में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार
ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस विषय पर बात करने के लिए 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप भंडारी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इसके अलावा विजय कौशिक नेता कांग्रेस के, और वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर जी हमारे साथ में। प्रदीप, आप कुछ कहना चाहते थे अपनी बात को लेकर, लेकिन मैं जोड़ इस बात को दूं कि जो आरोप कांग्रेस के नेता लगा रहे हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि साहब आपने व्यवस्था ऐसी बना दी है, चुनाव की व्यवस्था बीजेपी ने ऐसी बना दी है कि अब चुनाव का बहिष्कार करने तक का कांग्रेस को सोच लेना चाहिए। देखिए, ये कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सर्वे है जो इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश हुआ है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, और ये फ्रंट पेज हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी ने 103 सीटों का सर्वे कराया था और 57% रिस्पोंडेंट्स ये कह रहे थे कि हर फैमिली के अंदर लाडकी बहना का बेनिफिशियरी है, और ईवीएम को ब्लेम करना कांग्रेस के लिए गलत है। मतलब कांग्रेस के इंटरनल नेताओं को भी पता था कि महाराष्ट्र की जनता एक तरफा भारतीय जनता पार्टी को चुनने वाली है। मैं वापस से दोहराऊंगा कि असली कारण मैं आपको बताता हूं क्या है कि राहुल गांधी पिछले 88 चुनाव हार चुके हैं। आंध्र प्रदेश हारे, अरुणाचल हारे, असम हारे, बिहार हारे, छत्तीसगढ़ हारे, दिल्ली हारे, गोवा हारे, गुजरात हारे, हरियाणा हारे, हिमाचल हारे, जम्मू कश्मीर हारे, झारखंड हारे, कर्नाटक हारे, मध्य प्रदेश हारे, महाराष्ट्र हारे, मणिपुर हारे, मेघालय हारे, मिजोरम हारे, नागालैंड हारे, उड़ीसा हारे, पंजाब हारे, पुडुचेरी हारे, राजस्थान हारे, सिक्किम हारे, तमिलनाडु हारे, तेलंगाना के अंदर 2018 और 14 हारे, अभी एक बार सरकार बनाई, त्रिपुरा हारे, उत्तर प्रदेश हारे, उत्तराखंड हारे, बंगाल हारे, केरला हारे। ये राहुल गांधी का रिपोर्ट कार्ड 2014 के बाद से। अब कोई कांग्रेस का नेता ये नहीं बोल सकता कि असली कारण ये है। इसीलिए कभी ईवीएम, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी लोकतंत्र, कभी लोकल लीडरशिप, ये इनका ये डाइवर्ट करना चाह रहे राहुल गांधी से ब्लेम हटाने के कारण। ठीक है, लेकिन 1-2 बार तो उन्होंने सरकार बनाई और आपने चलने नहीं दी उनकी सरकार। देखिए, अगर इनके ही लोग नहीं इनके साथ रहना चाहते तो इसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? इनका तो गठबंधन हर चुनाव के बाद टूट जाता है। हरियाणा के, दिल्ली के अंदर इन लोगों ने लोकसभा के अंदर अलायंस किया आम आदमी पार्टी के साथ, हरियाणा के अंदर टूट चुका है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी के साथ 2017 के अंदर अलायंस किया था। अभी समाजवादी पार्टी ने बोला हम उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सीट नहीं देंगे। फिर अखिलेश यादव का वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी मुझे पत्रकार भेज रही है मेरे खिलाफ जर्नलिस्ट को प्लांट करने के लिए। तो कांग्रेस असली दुश्मन है समाजवादी पार्टी और बाकी के अपने अलायंस पार्टनर की। भाजपा को छोड़िए, जो इनको छूता है, जो छूता है कांग्रेस का हाथ, उसका होता है बंटाधार। इसीलिए सब इनको छोड़ के जाते हैं। शेखर अय्यर जी, सवाल यह भी है कि ईवीएम या वीवीपैट का मसला हो या पूरी व्यवस्था को लेकर सवाल हो, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को लेकर 40 बार से ज्यादा ऐसे मौके आए हैं जब देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर विभिन्न राज्यों के हाई कोर्ट तक ये सुनवाई हुई है, और हर बार इस मसले पर एक प्रकार की व्यवस्था आई है कि साहब इस प्रकार के संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार बैलेट पेपर से लौटने की वापस व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है, या तमाम ऐसे विषयों पर सीधे तौर पर वर्डिक्ट दिया है। आपको लगता है कि राजनीतिक बहस के बीच में सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्था के माध्यम से या इलेक्शन कमीशन के माध्यम से हर बार स्पष्ट करना और उसके बाद भी इस बात को स्वीकार न करना, क्या ये एक परिपक्व राजनीतिक दल को शोभा देता है? शेखर जी। नहीं, शोभा के अलावा अपने आप बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, अगर जो विद्यार्थी परीक्षा में पास नहीं हो पा रहा है, वो बोर्ड को दोषी दे, एग्जाम सिस्टम को दोषी दे, मार्किंग को दोषी दे, सबको दोषी दे अपने छोड़कर, कभी भी कांग्रेस अंदर नहीं देख रही है। जो नीति वो परस्यू कर रही है वो पब्लिक पे चल नहीं रहा है। देखिए, ये जो इंटरनल सर्वे की बात अभी प्रदीप जी ने किया, उस इंटरनल सर्वे में ही था कि जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही थी, उस मुद्दे में एक वर्ग को छोड़ के बाकी कोई वर्ग इनको साथ नहीं दे रहे जी। तो केवल आप एक ही वर्ग पे, एक ही ये पर आप आगे चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देखिए, ईवीएम को लेकर जितने भी संदेह पहले था, उस संदेह को लेकर बार बार इलेक्शन कमीशन ने कई बार आपके हैकाथॉन किया, ये किया, लेकिन और साथ में देखिए वीवीपैट, क्योंकि बार बार पुराने वीडियो चला जा रहे हैं। तो एक समय में ईवीएम को लेकर बीजेपी नेता भी विरोध कर रहे थे। नहीं, उस समय ईवीएम का क्या सिस्टम था, अभी क्या सिस्टम है। देखिए, धीरे धीरे करके वीवीपैट, जितना बूथों में वीवीपैट लगा सकते उसकी कार्यक्रम चल रही है जी। तुरंत आप सारे हजारों बूथ्स में तो ईवीएम नहीं लग सकता, लेकिन एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें वीवीपैट का जो ये वीवीपैट जो ईवीएम के साथ जोड़ने वाली जो मशीन है, जिससे पेपर ट्रेल मिलेगा आपको, किसको वोट किया, वो जो वोटर लेके जा सकता है या वोटर देख सकता है, वो वाला चीज तो कंटिन्यू कर रहा है। बिल्कुल, और सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है वो एक तरीके से एप्लीकेबल भी हो रही। विजय कौशिक जी, मैं आता हूं आपके पास, एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद बहुत जल्दी वापस आता हूं, इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मीरज,
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। अपने सोने को हमारे सुरक्षित लॉकर्स में डिपॉजिट कीजिए। उस सोने पर 24/7 क्रेडिट लाइन लीजिए और फिर पैसे एक बार लीजिए या बार बार आपके हाथ में। कम या ज्यादा घर में या ब्रांच में आपके हाथ में। ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन कमाल, बाकी लोन बेमिसाल। तुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। RBI पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। The Institute of Chartered Accountants of India का फाइनेंशियल एंड टैक्स लिटरेसी डायरेक्टरेट देश को वित्तीय साक्षर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। ये बचत, निवेश, वित्तीय योजना और धोखाधड़ी से सुरक्षा जैसे जटिल विषयों को सरल बनाकर इसे 12 क्षेत्रीय भाषाओं में हर वर्ग और उम्र के लोगों तक पहुंचा रहा है। क्योंकि हमारा मानना है हर जन हर मन हो वित्तीय ज्ञान से संपन्न। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम अब चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की EVM राग को लेकर, जिसमें लगातार सियासत देखने को मिल रही है। चुनाव आयोग और EVM पर लगातार आरोप लगाने की कोशिश इंडिया अलायंस के माध्यम से। 3 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विजय कौशिक जी, सवाल यही है कि 40 बार बड़ी बड़ी अदालतों में सुनवाई हुई और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी सीधे तौर पर चैलेंज किया था कि आप आइए और EVM से छेड़छाड़ करके दिखाइए। कोई राजनीतिक दल नहीं गया। 2 दल गए थे जिसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी और वो भी उसको सिद्ध कर नहीं पाए। तो जब कोई प्रूफ नहीं है, साक्ष्य नहीं है, तो क्यों इस प्रकार का एक गलत नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की जा रही है देश में? देखिए, मैं आपकी कुछ बातों से सहमत हूं, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम इस बारे में कोई नैरेटिव तैयार कर रहे हैं। लोकतंत्र में अगर कोई व्यक्ति सवाल उठाता है तो सवाल उठाने का हक है। अपने आप में कोई फुल प्रूफ व्यवस्था नहीं है EVM। अगर जनता चाहे, कोई पार्टी कोई सवाल उठा रही है तो उन सवालों के जवाब देना या उनके संशय को दूर करना लोकतंत्र में चुनाव आयोग का भी दायित्व है और केंद्र की भाजपा सरकार का भी दायित्व है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं हमसे कुछ कूटनीतिक चूक होती है। जो नियत, नीति और निर्णय की जो हमारी क्षमता है वो उतनी मजबूत नहीं है, जिसका नुकसान हमें उठाना पड़ रहा है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव है जी, हमारी पार्टी के एक नेता का फोन आया चुनाव से पहले, बोले जी क्या स्थिति रहेगी। मैंने कहा जी, जो सरकार हमारी वहां पर चलती हुई सरकार को गिरा सकती है जी, क्या हमें वो इतनी आसानी से दोबारा सत्ता में आने देंगे? यानी कि हमें और ज्यादा मेहनत और कूटनीति की जरूरत है। तो सच्चाई तो ये है कि आज हमारी पार्टी को इंटरनल स्तर पर भी कुछ कमियां दूर करने की जरूरत है और जो ये सामाजिक कमियों, बिल्कुल ये आपकी साफ गोई बहुत सही है कि पार्टी को अंदर खाने बहुत कुछ तय करना है, समय की थोड़ी सीमा है। प्रदीप भंडारी जी, किस तरीके से आपको लगता है कि जब वो कह रहे हैं कि साहब पार्टी के स्तर पे वो सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो फिर उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड आप देने की क्या जरूरत, क्यों नहीं कर रहे हैं? असली बात यह है कि विजय कौशिक को प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को पत्र लिखना चाहिए और कहना चाहिए कि इनके शीर्ष नेतृत्व को कांग्रेस पार्टी हराए। प्रिय विजय कौशिक को गांधी मुक्त कांग्रेस, गांधी वाड्रा मुक्त कांग्रेस की मुहिम चलानी चाहिए। इनके शब्दों से ये नहीं कह पा रहे, पर इनकी दिल की इच्छा यही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, इनके झूठ को एक्सपोज करूंगा। 26/4/2024 को सुप्रीम कोर्ट कहता है, मैं कोर्ट को कोट करता हूं, कि 4 करोड़ से ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स जो है उसको टैली किया गया, एक भी मिसमैच नहीं पाया गया। मतलब ये जो जयराम रमेश झूठ पहनने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई हर तरफ वीवीपैट कर दो हम जीत जाएंगे, हर तरफ में इनका झूठ है, क्योंकि ये लोकतंत्र विरोधी है, परिवारवादी है, गांधी वाड्रा परिवार को बचाना चाहते हैं, बूथ लूटना चाहते हैं, इसीलिए इनके बयान आते हैं और कोई इसके पीछे का मकसद नहीं। आज EVM है, कल सुप्रीम कोर्ट है, परसों कोई और होगा। ठीक है, एक फाइनल कमेंट शेखर अय्यर जी, क्योंकि इस प्रकार के सवालों से या इस प्रकार के नैरेटिव से देश की छवि खराब होती है और देशवासियों का देश की संवैधानिक संस्थाओं से विश्वास डगमगाने की स्थिति हो सकती है। तो क्या ये देश हित में है या राष्ट्र विरोधी है?
बिल्कुल देश हित में नहीं है। और हम सब जानते हैं विश्व भर में हमारी चुनाव प्रक्रिया, हमारी चुनाव सिस्टम, हमारी इलेक्शन कमीशन एक प्रकार से मॉडल माना जाता है जी। बाहर के विदेश से लोग यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं चुनाव कैसे कंडक्ट करना है। ये हमारी रिकॉर्ड है, हमारी इलेक्शन कमीशन की रिकॉर्ड है जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अपने आप को बड़ी जिम्मेदारी से लेनी चाहिए और एक सेल्फ डिफीटिंग जो वाला काम अभी चल रहा है, अपने आप को हरा रहे हैं। देखिए सबको पता था हरियाणा में क्या है। अच्छा ये कहना कि भाई हमें जीतने वाले थे इसलिए हम कैसे हारे, ये ऐसी नहीं होती है। देखिए चुनाव आजकल जो कॉम्प्लेक्सिटी है हर चुनाव में जी। उस चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। आपने देखा महाराष्ट्र में, जब महाराष्ट्र नवंबर 13 तारीख तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई आए महाराष्ट्र में, सारे वायनाड में बिजी थे, बाकी कांग्रेस नेता भी वहां चले गए थे, जैसा वहां पे डू और डाई बैटल चल रहा था जी। बिल्कुल, ये अपने आप में देखना होगा कि जमीन पर उतर के आपको कितनी मेहनत करने की जरूरत है और सच्चाइयों को स्वीकारना पड़ेगा। शेखर जी माफी के साथ, क्योंकि वक्त इतनी अनुमति दे रहा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए। तो अपने आप में भले ही निहित स्वार्थ हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाओं के साथ में इस प्रकार का गलत नैरेटिव तय करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना है, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार।